नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने वाले हैं जिस जजमेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और इस जजमेंट ने ये बताया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कानून, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून से परे कोई नहीं, सब कोई कानून के दायरे में है और सबको कानूनों का पालन करना होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो आप कोई हो, कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हों, आपकी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। केस का नाम सुपरटैक लिमिटेड वर्सेस इमिराल कोर्ट ओनर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अदर्स। सिविल अपील नंबर 5041 ऑफ 2021। कोर्ट में ये आई थी 2014 में। मामला पहले समझने की कोशिश करते हैं और मामला समझने के बाद ये देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। समस्याएं हम सब, मेरे ख्याल से हमारे देश में जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको घर बनाने का समय नहीं, वो बना बनाया घर परचेज़ करते हैं, बिल्डर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति समय नहीं दे पाता कि वो अपना घर बना सके। इसलिए हम देश में देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, चाहे वो गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, सोनीपत की बात करें, मुंबई के आसपास की बात करें, बेंगलुरु के आसपास की, चेन्नई के आसपास की, ऐसे जो हब हैं या लखनऊ के आसपास, ये जो हब हैं जहाँ पर रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं, ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम खूब फलता फूलता है। सुपरटेक एक बड़ी कंपनी है, हम सब जानते हैं। सुपरटेक ने, या मैं सामान्य अगर बिल्डर्स की बात करूं तो रेरा हमने पास करके रखा है, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट पास करके रखा है, हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास करके रखे हैं, हमने अपार्टमेंट एक्ट पास करके रखे हैं, हमने फायर एक्ट पास करके रखे हैं। ये सब कुछ हमारे पास हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी बिल्डर मिली भगत से, सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से क्या नहीं करते। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल बिल्डर को ही सबक नहीं सिखाया, बल्कि जो परचेज़र है, जो लैंड जिसने जिसने फ्लैट परचेज़ किए हैं उसके साथ न्याय किया है, बिल्डिंग गिराने के आदेश दिए हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो लोग मिली भगत थी, नोएडा की जो अथॉरिटीज़ की मिली भगत थी, जिन्होंने सैंक्शन दिए, उन सबको पनिश करने के आदेश दिए। हुआ क्या था? बड़ा गंभीर विषय है। मुझे लगता है आम आदमी को जानने की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ये सब पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ 2004 से। 2004 का मतलब था उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारें बैठी हुई थीं, उन सरकारों के टाइम पर ये गोलमाल चल रहा था। 2004 का मतलब है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार आ चुकी थी, मायावती की सरकार गिर चुकी थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार आ चुकी थी। 2003 में मुलायम की सरकार बैठी और वो 2017 तक चली। 2003 में बैठी, 2007 में फिर से चुनाव हुआ और 2007 में फिर से मायावती बैठ गई। 2007 में मायावती के बैठने के बाद अखिलेश यादव 2012 में फिर बैठे। ये पूरा प्रकरण शुरू ही 2004 से होता है, जिस समय नोएडा का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि मायावती सरकार बैठी थी तो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर का एक डेवलपमेंट करवाया था, नोएडा का डेवलपमेंट का हुआ था। और इस समय सुपरटैक नाम की कंपनी को एक बड़ा लैंड 14 टावर बनाने का, 14 टावर बनाने का एक लैंड उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से लिया और उसके सैंक्शन लिए। सैंक्शन लेकर वो उन्होंने फ्लैट बनाने शुरू किए। पहले वो ग्राउंड प्लस 9 मंजिल के थे, बाद में रिवाइज किया गया तो ग्राउंड प्लस 11 मंजिल के हो गए। ऐसे 14 टावर बना दिए गए, जिनको T1, T2, T3 और T14 तक दिया गया। ऐसे टावर बनकर खड़े हो गए, लोगों ने परचेज कर लिया, लोग वहाँ रहने लगे। ठीक है, जो भी एक्ट था कानूनन उसका पालन हुआ। बाद में 2009 के टाइम पर या उसके अगल बगल उसी प्लॉट में और जगह दे दी गई। इस प्लॉट नंबर 4 शायद उसको कहा गया, या सेक्टर 93A नोएडा में कुछ कहा गया, या कोई और सेक्टर कहा गया, उसमें और लैंड दे दी गई
जब लैंड और सुपरटेक को दी गई तो सुपरटेक ने T15 एक और टावर बनाया और T16 और T17 दो और टावर बनाने शुरू किए। अब जब वो टावर बन रहे थे या उनका काम चल रहा था, उसी समय 2012 में जब वो चल रहा था, जो पहले से रह रहे थे टावर में लोग, दूसरे टावरों में लोग, जिनको कहा गया इमिराल कोर्ट ओनर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, इस वेलफेयर एसोसिएशन ने केस फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि सुपरटेक जो अब बना रही है बिल्डिंगें T17, T16 और T17 वो गलत है, उसमें वो नॉर्म्स का पालन नहीं करता। लेकिन अथॉरिटीज़, नोएडा अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन कर दिया है, फायर अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन कर दिया है, और उसको सैंक्शन करने के बाद वो कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई इसमें सबसे खास बात यह है कि फायर के नियम जो हैं उनका पालन नहीं किया गया है। फायर के नियम मैं आपको बता देता हूँ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जितनी हाइट की आपने वो बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, उतनी हाइट का 50% एरिया डिस्टेंस होनी चाहिए। उतनी का 50% डिस्टेंस, मतलब अगर आपने 30 मीटर की हाइट का बनाना है तो 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 मीटर की दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर बिल्डिंग 50 मंजिल से 50 मीटर से ऊंची है तो कम से कम 16 मीटर की, 16 मीटर्स की उसमें डिस्टेंस होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है तो, लेकिन मिनिमम 16 मीटर्स की होनी चाहिए। ये नहीं तो एक बिल्डिंग में आग लगेगी, दूसरी बिल्डिंग भी उसको पकड़ लेगी, और एक बिल्डिंग की आग दूसरी बिल्डिंग पकड़ लेगी और हम बचा नहीं पाएंगे। ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो उस समय जब केस हुआ तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है, 16 मीटर की डिस्टेंस का फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि ये जो दो नए टावर बनाए गए वो T1 जो पहला टावर था उससे 9 मीटर की डिस्टेंस पर बने थे। अब चूंकि वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर बने थे, इसलिए वो 9 मीटर की डिस्टेंस पर बनने की वजह से 16 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए ये अनअथराइज कंस्ट्रक्शन है। और चूंकि अनअथराइज कंस्ट्रक्शन है इसलिए इसको गिराया जाना चाहिए। पार्टी ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कि भाई हमने तो सैंक्शन लिया है, प्लान भी सैंक्शनड है, नोएडा अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया है, ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया है, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नॉर्म्स नहीं तो नहीं, 16 मीटर की डिस्टेंस चूँकि फॉलो नहीं की गई, आपने बिल्डिंग बना ली होगी, 73 मीटर हाइट की बिल्डिंग बनाई गई और 73 मीटर हाइट की बिल्डिंग बना ली गई होगी तो भी इसको गिराना पड़ेगा। इन बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दे दिया और ये कहा गया कि ये बिल्डिंगें जो गिराई जानी हैं, ये ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग को गिराएगी और बिल्डिंग को गिराने का जो खर्चा है वो खर्चा भी पार्टी से लेगी। जो परचेज़र हैं इन लैंडों के, उन परचेज़र्स को पैसा वापस किया जाएगा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस 12% पर ईयर का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया है प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा वापस कर दीजिए और बिल्डिंगों को गिरा दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक ने चैलेंज किया और चैलेंज करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि भाई ये तो हमने कोई इलीगल काम नहीं किया है, हमने तो सैंक्शन लिया था, ये वो सब दुनिया का जो उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया था वही सुप्रीम कोर्ट में लगाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो समस्याएं इसमें आई। एक समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आई कि बिल्डिंग गिरेगी तो जो परचेजर का पैसा है उसकी सिक्योरिटी क्या होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हम और सेफ्टी नॉर्म्स देख लेते हैं, क्या बिल्डिंग बचाई जा सकती हैं। और सेफ्टी नॉर्म्स देखने के लिए एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया गया और ये कहा गया कि आप दुनिया भर के डेवलपर से और इंजीनियर से कॉन्टैक्ट करिए। IIT रुड़की और कुछ और जो टेक्निकल अथॉरिटीज़ थी उनको भी बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया कि आप बताइए कि 9 मीटर पर अगर टावर बना हुआ है, 9 मीटर की डिस्टेंस पर टावर बना हुआ है, तो क्या 9 मीटर की डिस्टेंस का टावर
चल सकता है, फायर के जो सैंक्शन किए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार से चलाया जा सकता है। सभी अथॉरिटीज़ ने, सभी रिसर्च कंपनियों ने, सभी आर्किटेक्ट ने और एमिकस क्यूरी ने जो रिसर्च किया और जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट ने रिसर्च किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने जो कहा, उन सब ने एक सुर में कहा कि 73 मंजिल 73 मीटर की बिल्डिंग में 9 मीटर की डिस्टेंस 100% अनऑथराइज्ड है। ये फायर की कंडीशंस और कंस्ट्रक्शन की कंडीशन, अपार्टमेंट एक्ट की कंडीशन, ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करती। ये टावर प्योर अनऑथराइज्ड हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप बताइए क्या है। मोदी जी की सरकार 2014 में आ चुकी थी, तभी वो अपील फाइल हुई थी। मोदी सरकार, आप जान रहे हैं कि इन मामलों में किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए केंद्र सरकार ने भी इस मामले में अपने हाथ खड़े किए। अब सवाल ये आता है कि जो परचेजर है, परचेजर का पैसा कैसे सिक्योर किया जाए। परचेजर का पैसा सिक्योर करने के लिए केंद्र सरकार से ये कहा गया कि कोई विधि बताइए। एमिकस क्यूरी से कहा गया कि आप एक वेबसाइट खोलिए, उस वेब पोर्टल पर आह्वान करिए कि जो परचेजर हैं, जो उसमें परचेज कर चुके हैं, वो क्लेम करें और उस क्लेम को के आधार पर जो डेवलपर हैं, डेवलपर उसमें पैसा जमा करें। तो डेवलपर से कुछ 70 करोड़ रुपया या कुछ और ज़्यादा पैसा या कम ज़्यादा पैसा जमा करवा लिया गया। जो परचेजर थे उनसे क्लेम ले लिया गया और उनका कैलकुलेशन किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात का ध्यान रखा कि अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को गिराने का आदेश दे देते हैं तो फिर परचेजर का क्या होगा। तो उसके लिए पहले से सुप्रीम कोर्ट ने पैसा जमा करके, डेवलपर से पैसा जमा करवा के और ये हिसाब करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट, और बहुत बार क्या, अब तो लगभग अगर आप नीचे से कोर्ट में केस हार कर आए हैं और कोर्ट में हमारे फाइल करने आए हैं, तो जो कॉस्ट है आपके डेवलपमेंट की, जो कॉस्ट है आपके प्रोजेक्ट की, उसका कभी 50%, कभी 60%, कभी 30% जमा करवा के ही आपकी अपील सुनते हैं, नहीं तो आपकी अपील नहीं सुनते। कोर्ट ने वैसा ही किया और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारण किया वो मुझे लगता है कि आज के आधुनिक टाइम पर या करप्शन के इस युग में ये निर्णय अपने आप में अद्वितीय है। आप सोच सकते हैं कि 11-11 मंजिल या उससे अधिक के 2 टावर पूरे गिराने का आदेश दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि हाई कोर्ट ने जो टावर गिराने का आदेश दिया था, 12% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर या परचेजर का पैसा वापस करने का कहा था और साथ में बिल्डिंग गिराने का जो खर्चा है वो खर्चा भी डेवलपर से लेने का जो आदेश दिया था, उस आदेश को हम बरकरार रखते हैं और हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी प्रकार से इंटरवीन करने का कोई कारण है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लॉज जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो बार बार अपील का ग्राउंड बन रहा था, और अपील का ग्राउंड ये था कि अथॉरिटीज़ से हमने सैंक्शन लिया था, नोएडा अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया था, फायर अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया था, या ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया था, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन दिया था, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने सैंक्शन दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसने जिसने सैंक्शन दिया था, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और करप्शन के केस इनके खिलाफ फाइल किए जाएं। इन सबको जेल भेजना है। कहने का मतलब यह है कि केवल सुपर टैक जिसने जो एक तरफ से पैसे देकर सैंक्शन ले रहा था, केवल सुपर टैक का नुकसान क्यों हो, नुकसान जिसने करप्शन करके सैंक्शन दिया था, जिसने बिल्डिंग बनने दी थी, जिसने बिल्डिंग को अप्रूवल दिया था, उन सभी को, हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया। कि हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई केस फाइल करना हो तो इस गवर्नमेंट जो है उसका अप्रूवल देती है, गवर्नमेंट उसका सैंक्शन देती है। तो हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट उसका सैंक्शन ना दे, इसलिए उनको आदेश दिया गया, सरकार को आदेश दिया गया कि वो सैंक्शन दे दे, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया जाए, इन सभी को जेल भेजना है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि अभी भी अधूरी रह गई।
मुलायम सिंह की सरकार के समय पर ये सब शुरू हुआ था। पहले मायावती की सरकार के टाइम पर सैंक्शन हुआ 2007 से 2009 के बीच में और अप्रूवल मिला, तो जो मिनिस्टर इंचार्ज था उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि मिनिस्ट्री को पैसा न गया हो और इतना बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया हो, और ये संभव है कि पॉलिटिकल दबाव में ये सैंक्शन किया गया हो, पॉलिटिकल दबाव में ये अप्रूवल दिया गया हो। अब पॉलिटिकल दबाव में तो इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए। मायावती सरकार के समय पर या मुलायम सिंह सरकार के समय पर लोगों के मकानों के साथ, लोगों की भावनाओं, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया कि आप सोचिए कि व्यक्ति जीवन भर की पूंजी लगाकर घर बनाता है, परचेज करता है, और उनके साथ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, सैंक्शन देना, बिल्डिंगें गिरें तो एक दूसरे के ऊपर गिर जाएं, बिल्डिंगों में आग लगे तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आग पकड़ जाए, और ये तो स्वाभाविक बात है, ये होता है। इनका सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर करना और लाखों हजारों लोगों को मौत के सामने खड़ा कर देना, उनकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करना डेवलपर्स के साथ मिलकर, तो सरकारों पर भी केस होना चाहिए, पार्टिकुलर मिनिस्टर्स पर केस होना चाहिए। क्योंकि मिनिस्टर बनता किस लिए है? मिनिस्टर तो इसलिए बनता है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट है वो गलत ना करने पाए, और मिनिस्ट्री के टाइम पर अगर डिपार्टमेंट गलत करते हैं, सैंक्शन गलत करते हैं, तो उसको क्रॉस चेक, उसको ऑडिट करने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्या मिनिस्टर केवल मलाई खाने के लिए है? क्या मिनिस्टर केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिए है? क्या मुलायम सिंह और मायावती की सरकारें केवल इसलिए बनी कि वो अथॉरिटी से कितना पैसा ले सके? इन सरकारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि अथॉरिटीज़ के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन फाइनली मैं ये कहूँगा कि जो डिसीज़न दिया कोर्ट ने वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इतने बड़े केसेस में आज तक ऐसा कोई डिसीज़न नहीं आया जिसमें 2 टावर पूरे जड़ से गिराने के आदेश दिए गए हों, सिर्फ इस बात के लिए कि वो 16 मीटर की जगह 9 मीटर की डिस्टेंस पर बना दिए गए हों। ज़मीन उनकी अलॉटमेंट सरकार ने किया, सैंक्शन अप्रूवल अथॉरिटी ने किया, और डेवलपर जो था वो मिला हुआ था। अब इस केस में एक और मोड़ आने की संभावना है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को जब गिराया जाएगा तो डेवलपर हाथ खड़े करके ये कह सकता है कि भाई हम तो दिवालिया हो गए, मेरे पास कोई धन नहीं है कि हम कहाँ से वापस करें। जो धन सुप्रीम कोर्ट ने जमा करवा लिया होगा सिक्योरिटी के रूप में, वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा सकता है, लेकिन सुपर टैक इस मामले में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा, तो परचेजर का पैसा कौन देगा? ये क्या सरकार देगी? तो सरकार तो आज योगी आदित्यनाथ जी की है। मायावती की सरकार के दौरान, मुलायम सिंह की सरकार के दौरान पैसा जो कमाया गया, इल्लीगल सैंक्शन का पैसा कमाया गया, उसको सरकारी खजाने से देना क्या उचित होगा? अगर सुपर टैक्स दिवालिया घोषित होती है तो मुझे लगता है अगर सुपर टैक्स दिवालिया घोषित हो तो मुलायम सिंह और मायावती दोनों के मिनिस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की कुड़की होनी चाहिए, और इनसे पैसा निकालकर परचेजर्स को दिया जाना चाहिए, ना कि सरकार का पैसा। सरकार का पैसा का मतलब मेरा पैसा, मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स दिया होगा वो टैक्स का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के पास होगा। उनके करप्शन के लिए पब्लिक का पैसा क्यों दिया जाएगा? उनके करप्शन के लिए करप्ट अधिकारी और करप्ट सरकारों से पैसा वसूला जाना चाहिए। ये मुझे लगता है अभी कुछ कमी इस जजमेंट में रह गई है। अगर ये जजमेंट दोबारा रिव्यू के लिए गया तो मुझे लगता है इन पर भी न्यायालय को विचार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।